अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम छात्रों के हित की एक बहुत ही बेहतरीन विषय लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी लर्निंग का टॉपिक है छात्रों के चहुमुखी विकास में शिक्षक के व्यक्तित्व की भूमिका। इस टॉपिक को आपके सम्मुख रखने के लिए आज की हमारे विषय विशेषज्ञ माननीय अर्चना अयाची मैम है। शैक्षिक जगत में अर्चना अयाची मैम छात्रों से अपने जुड़ाव और काउंसलिंग के लिए विख्यात हैं। राज्य स्तर की वे काउंसलर हैं तथा महारानी लक्ष्मीबाई एवं उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर सहित कई नामचीन विद्यालय में उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की जाती है। आप सभी के बिहाफ पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, नगर शिक्षा केंद्र 1 जबलपुर, आज की हमारी उत्कृष्ट विषय विशेषज्ञ माननीय अर्चना अयाची मैम का भावभीना स्वागत करता हूं। विषय को जानने के इच्छुक आप सभी का भी वंदन, हार्दिक अभिनंदन। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक छात्रों के चहुमुखी विकास में शिक्षक के व्यक्तित्व की भूमिका पर एक सार्थक दृष्टिकोण के लिए सम्मान के साथ आमंत्रित करें माननीय अर्चना अयाची मैम को। धन्यवाद। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी प्लेटफॉर्म की सभी टीम को और भाई प्रमोद श्रीवास्तव को कि जो उन्होंने हमको यह मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज का जो विषय है छात्रों के चहुमुखी विकास में शिक्षक के व्यक्तित्व की भूमिका। यूं तो ये टॉपिक बहुत सरल है और बहुत सहज है और कई बार हम ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन साथियों ये टॉपिक इतना अच्छा है कि जिसपे हम गौर फरमाएं तो हम बहुत सफल हो सकते हैं। आज कोविड-19 के कठिन दौर में जब हमारा देश गुजर रहा है, उस समय इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम कितनी सकारात्मक चीजें देख रहे हैं। जैसे अब पढ़ाई नहीं रुकेगी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इसके द्वारा हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं और वास्तव में अब पढ़ाई नहीं रुकेगी प्लेटफॉर्म के द्वारा हमने कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी कितनी सकारात्मक सोच देखी। एक सकारात्मक सोच के साथ हमारी ये टीम आई और बहुत सफल रही, सफलता के अपने झंडे गाड़ दिए हैं और उसमें आपका सहयोग भी रहा है। तो साथियों यही सोच हमें रखना है कि हमको हर बार सकारात्मक सोच ही रखना है। जब विषयमान से संबंधित कोर्स खत्म हो गया है तब हम इसी तरह के विषय को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर आपके समक्ष आप महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कारक है कि शिक्षक का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षक सुंदर होना आवश्यक है, सुंदर वस्त्र पहनकर आना ही आवश्यक है। अब अध्यापन और अध्यापन का परिदृश्य बदल रहा है मित्रों, और हमें आवश्यकता है कि हम अपना आत्मावलोकन करें, अपने आप को पहचानें और अपने आप को भी बदलें। इस बदलते परिवेश में हम अनुकूल हो जाएं, इस बदलते परिवेश में हम अपने आप को सफलतम साबित कर सकें। बहुत हो गया साथियों, हम शिक्षक काम से बचते हैं, सुनते सुनते मक्कारी करते हैं, काम नहीं करते, सुनते सुनते बहुत थक गए हैं। अब यह नहीं सुनना है, ये जुमला हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है हमारे लिए? क्योंकि हमने कोविड-19 के कठिन दौर में मोहल्ला क्लासेस आयोजित की। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के माध्यम से हम छात्रों तक रोज पहुंचे, रविवार की क्लासेस, सुकून क्लासेस के माध्यम से हम पहुंचे। हम मक्कार नहीं है, हम कामचोर भी नहीं है। बस थोड़ा सा दृष्टिकोण हमें बदलना है, थोड़ा सा अपनी सोच बदलना है। जागिए जागिए शिक्षकों, और साबित कर दीजिए कि हम में अभी भी गुरु द्रोण, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और चाणक्य बसते हैं। ये प्रैक्टिकल बात नहीं कर रही हूँ, थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये प्रायोगिक बात है। आज हम चाहें तो गुरु द्रोण जैसे अर्जुन और एकलव्य को बना सकते हैं। आज हम चाहें तो गुरु वशिष्ठ जैसे श्री राम जैसे बना सकते हैं। आज हम चाहें तो गुरु विश्वामित्र जैसे बन सकते हैं, और आज हम चाहें तो चाणक्य जैसे हम चंद्रगुप्त को बना सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते शिक्षक? फिर कमी कहाँ है? कमी हमारे सोच में है, कमी हमारे नजरिए में है। साथियों, मेरा अनुभव है कि जब हमारा शिष्य सफल होता है
तो जो ये बात आपने भी अनुभव की होगी कि जब हमारा कोई छात्र सफल होता है तो हमको कितनी खुशी होती है। जो नैसर्गिक हमें खुशी मिलती है वह खुशी हमें कोई नहीं दे सकता। जब अचानक 10-20 साल बाद या 25 साल बाद हमारा कोई छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, वकील बनकर सफल होकर हमारे पास अचानक हमें मिल जाता है और बोलता है आपने हमें पढ़ाया था, और हमें वही सम्मान देता है, तब आप सोचिए हमको कितना गर्व महसूस होता है। तो क्यों ना हम इस गर्व को हमेशा महसूस करने की आदत डाल लें। क्यों ना हम ऐसा करें कि ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, हर दूसरे डॉक्टर, इंजीनियर्स हमें सम्मान से देखें कि ये हमारे शिक्षक हैं। साथियों, यदि हमारी कक्षा के एक छात्र को भी हमने अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर दिया और उसका जीवन सफल कर दिया, तो समझ लीजिए हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो गई। ये मेरा अनुभव है कि हम छोटी छोटी सी चीजों पे यदि छात्रों को बोलें, हम माध्यमिक शिक्षक हैं और हमारे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं और इनको हम जैसा डालेंगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमको छात्रों को कैसे उनका विकास करना है, मैं कोई आपसे सैद्धांतिक बातें नहीं करूंगी, मैं कोई आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी, मैं कोई आपसे बहुत विशाल आमूलचूल परिवर्तन की बातें भी नहीं करूंगी। मैं कुछ बिंदु हैं जो हमारे पास हैं, जो शक्तियां हमारे पास हैं, उनको खंगालने की बात करूंगी। हम तो ऐसा करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, उसकी मात्रा हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा दें तो हमारे परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। जैसे इन कुछ बिंदु हैं जिसपे हम ये देख सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। लो, आप बोलेंगे मैडम कैसी बात कर रही हैं, हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको तो सब आता है। नहीं साथियों, हमको सब आता है, लेकिन हमेशा शिष्य बने रहने में सफलता है। हमको आज भी मेरे को लगता है कि यदि हम किसी जूनियर से, किसी छोटे से सीख रहे हैं तो सीख लें। आज जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी तब कंप्यूटर युग नहीं था, लेकिन आज हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और सफलतापूर्वक ले रहे हैं। इसका मतलब है कि शक्तियां हम में निहित हैं, हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस तरह हनुमान जी की शक्ति को जागृत करने के लिए जामवंत जी आए थे, उसी तरह हमको भी जागृत करने के लिए किसी की आवश्यकता है। और अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि प्लेटफॉर्म पर इसी तरह की ये जामवंत का काम कर रही हैं, ये संजीवनी बूटी का काम कर रही है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी का प्लेटफॉर्म एक संजीवनी बूटी है, एक जामवंत जी का रूप है, क्योंकि अब विषय खत्म हो चुके हैं, विषय का पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो चुका है। तो हम इसी तरह के छोटे छोटे और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तो साथियों, अब हम आते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को हम निखारें कैसे, हम बदले कैसे। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पे हम यदि गौर करें, जिन पे हम ध्यान दें, तो निश्चित ही हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथियों, ये भी मानिए कि यदि छात्र हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, रोल मॉडल बना लेता है और छात्र को लगता है नहीं, अमुक शिक्षक बहुत अच्छे हैं, अमुक शिक्षिका बहुत अच्छी है, हमें उनके जैसे बनना है, तो वो माता पिता की बात नहीं मानेगा लेकिन अपने शिक्षक की बात मानेगा। और कई बार तो मैंने देखा है निजी स्कूलों में जो बच्चे रहते हैं, जब हम उनको समझाते हैं कि नहीं तुम्हारी मैडम ने यहाँ पे कुछ गलती की है, इसको सुधारो, तो बच्चे बोल देते हैं कि नहीं हमारे शिक्षक सही हैं, आप सही नहीं हो। यही चीज हमारे लिए भी बच्चों से आना चाहिए कि हमारे शिक्षक ने कहा है, हमारे टीचर ने कहा है, तो ये बात सही होना चाहिए। आप गलत हो, हमारे टीचर गलत नहीं हो सकते। तो ये व्यक्तित्व हम उनके सामने ऐसे व्यक्तित्व से जाएं, हम उनके सामने इस तरह से उपस्थित हों कि वो चुंबकीय आकर्षण छात्र और शिष्य में बना रहे और छात्र आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होता हुआ आपकी हर बात को मानेगा। और कक्षा में कितना भी शरारती छात्र हो, कितना भी नोटोरियस बच्चा होगा, वो आपकी बात जरूर मानेगा। मेरे अध्यापन में इतने सालों में इतना अनुभव हुआ है कि मेरी क्लास में, मैं एक संस्था में थी, उस क्लास में मेरे पास बहुत नोटोरियस बच्चे थे, बहुत ही ज्यादा, और बहुत उद्यमी, बहुत शैतान बच्चे। सारे शिक्षक उनसे परेशान थे,
लेकिन मैंने उनको धीरे 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 उनकी साइकोलॉजी को पहचाना, उनको समझा, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से, और उनकी शक्तियों को उनसे पहचान करवाई कि नहीं, तुम ये ऐसा कर सकते हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने बाद में ये कहा कि आप मुझे हमको 3 साल पहले मिल गई होती तो हम बहुत और बदल चुके होते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आज वो लोग बहुत सफल हैं, सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, सफल डॉक्टर हैं, उनमें से कुछ लोग और सफल अपने जीवन में सफल हैं, समाज में भी अपने परोपकार में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने शिक्षा उनको दी थी कि कभी भी हमेशा आप टारगेट बनाइए कि हमको 2 लोगों की मदद करना है, 2 बच्चों की मदद करना है, और 2 बच्चों की मदद करिए जो वास्तव में कमजोर हो, जो वास्तव में आवश्यक हो जिनको, और उनसे कहिए कि जब आप सक्षम हो जाएंगे तो 2 की मदद करिए। ये चेन इतनी विशाल हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही कारण है छात्र, आपको धीरे धीरे आपका वो व्यक्तित्व बढ़ता जाएगा। कुछ बिंदु मैंने खंगाले हैं, कुछ बिंदु एनालिसिस किए हैं, और कुछ बिंदुओं पे दूसरों से चर्चा हुई है, जिससे हमको ये बिंदु निकाले हैं कि सबसे पहले व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए। व्यक्तित्व में तो सबसे पहले होता है स्वयं को जाने। इसका अर्थ है कि हम अपनी शक्ति को जाने। अब हम अपनी शक्ति को कैसे जानेंगे? हम तो 25 साल से पढ़ा रहे हैं, हम तो 30 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ नहीं सीखना, हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई क्या सिखाएगा हमको? अरे ये कल की आए, हमें क्या सिखाएंगे? नहीं। अब क्योंकि ये मान के चलिए कि हमको निरंतर सीखना है, और हर व्यक्ति को, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो शिक्षक ना हो, हर व्यक्ति को सीखना है। और एक अबोध बच्चे में भी ज्ञान का असीम भंडार होता है, केवल आवश्यकता है उसको जागृत करने की। इस शक्ति, हम अपनी जब शक्ति को पहचानेंगे तो अपनी इस शक्ति को पहचान कर ही बच्चे में छुपे ज्ञान के इस असीम भंडार को जागृत कर सकते हैं। और यही एक शिक्षक का काम है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे साथियों, तब तक हम छात्र की शक्ति को, उसमें छिपी हुई काबिलियत को, उसमें छुपे हुए गुणों को हम जागृत नहीं कर सकते। चाणक्य ने भी तो यही किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना था। स्वयं को जानने के बाद, स्वयं को जानने के बाद उनने उनकी शक्तियों को पहचाना था। इतने बच्चों में से उनने एक को क्यों चुना था? क्योंकि स्वयं की शक्तियों को जानने के बाद उनकी शक्तियों को जागृत किया था। अब आता है दूसरा बिंदु, अपने आप में विश्वास। स्वयं को जानने के पश्चात अपने आप में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अब अपने आप में विश्वास कोई आसमान में तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा। अपने आप में विश्वास क्या होगा? जब हम अपने विषय पर पकड़ बनाएंगे और विषय को पूरे तैयारी के साथ तैयार होकर, विषय से लैस होकर हम छात्र के सामने, छात्र के समक्ष उपस्थित होंगे। जब हम अपने विषय की पकड़ बनाएंगे, छात्र के सामने उपस्थित होंगे, तो ये अपने आप में जो छात्र का एक्सप्रेशंस रहेंगे, जो अभिव्यक्ति रहेगी, उससे हमें विश्वास आएगा। छात्र बोल देगा, मैडम या सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप हमें बहुत अच्छी लगती, हम गदगद हो जाएंगे। ये हमें अपने आप में विश्वास जगाएगा। और पूरे विश्वास के साथ हमको ये नहीं सोचना है कि हमें मन मार के काम करना है। आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। मैंने कई स्कूलों में निरीक्षण के दौरान ये देखा है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, शिक्षक कई बार, मैं ये नहीं कह रही कि सब शिक्षक ऐसा, शिक्षक बैठे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस हो गया, आज का एक दिन कट गया, खाना पूर्ति हो गई और हमारा काम हो गया। तो इस चीज के लिए हमको ये नहीं करना है। हमको अपने आप में विश्वास जगाना है कि नहीं,
हम आज आए हैं, आज का दिन है, आज का जो कालखंड मिला है उसको हम 100% दें। कोई दे रहा है या ना दे रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। हम बच्चों से जुड़े हुए हैं और बच्चों से दिल से जुड़िए। दिल से जुड़ने पे साथियों बच्चे बहुत आपको जो रिगार्ड देंगे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं मानती हूं कि हम में से जितने भी शिक्षक हैं, मैं ये उदाहरण हमेशा देती हूँ और हमेशा देती रहूंगी कि हम में इतनी उदारता और इतनी कृपणता होती है कि आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा आया होगा कि कोई छात्र भूखा या परिस्थितियों वश फीस नहीं दे पाया होगा, तो हम में से एक भी शिक्षक ऐसा नहीं होगा जो जिसने उस छात्र को चाय पिलाई ना हो या बिस्किट ना खिलाए हो या उसकी फीस ना भरी हो। मुझे तो आज तक एक भी शिक्षक ऐसा नहीं मिला जिसने अपने लंबे अध्यापन के जीवन में ये काम ना किया। तो हमसे ज्यादा उदार और हमसे ज्यादा संवेदनशील तो कोई दूसरा है ही नहीं साथियों। तो फिर हमको इतना असंवेदनशील क्यों माना जाता है? हमको क्यों माना जाता है कि हम काम नहीं करना चाहते? उतार फेंकी इस चोले को जो हम पर लादा जा रहा है। हमारे जैसा, मैं फिर यही वाक्य रिपीट करूंगी कि हमारे जैसी उदारता, हमारे जैसी संवेदनशीलता किसी और वर्ग में नहीं मिलेगी। और मुझे आज तक एक भी शिक्षक ऐसा नहीं मिला है जो जिसने ये काम ना किया हो। कितने बच्चों की फीस हम जाने अनजाने भर देते हैं, कितने बच्चों को हम बोलते हैं कि भाई पहले चाय पी लो, ठंड है तो बिस्किट खा लो। कितने बच्चे, आज ही हमारे शाला में परीक्षा थी सुबह से, आज का उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक बच्चा बिल्कुल पतली सी टी शर्ट पहन के आया हुआ था और कांप रहा था। जिन मैडम की उसमें ड्यूटी लगी थी उन्होंने फट से अपने गाड़ी से शॉल निकाली और उसको उड़ा दी। एक एक मिनट का भी उन्होंने देर नहीं की। तो ये उदारता, ये संवेदनशीलता हम में है और कूट कूट के भरी हुई है। तो फिर हम कक्षा में जाके क्यों संवेदनशीलता खो देते हैं? क्यों हम अपने असंवेदनशील हो जाते हैं? क्यों हम पढ़ाते नहीं? क्यों हम ये बोझ ढो रहे हैं कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम गप्पे मारते हैं? साथियों, तो जब हम इतने संवेदनशील हैं तो हम उस संवेदनशीलता को प्रमाणित करें। आज आवश्यकता है समाज में हमारे हमको प्रमाणित करने की। यदि आज नहीं तो कभी नहीं, है ना? और डर नहीं और करो, बहुत काम करो और करो, और डरो नहीं। आत्मविश्वास से काम करिए और खूब संवेदनशीलता से काम करिए। अब आप ये बताइए, अगला बिंदु है सकारात्मक सोचें। हमारे व्यक्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम इतनी विपरीत परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, मोहल्ला क्लासेस ले सकते हैं, घर घर जाके अभिभावकों से बात कर सकते हैं, जब अन्य सभी लोग, लॉकडाउन था और अन्य सभी लोग घरों में कैद हो गए थे, यहाँ तक कि आने जाने के साधन उपलब्ध नहीं थे, हम में से कई लोग कितनी मुश्किलों से मोहल्ला क्लासेस अरेंज करते थे, अभिभावकों से मिलते थे, उनको मोटिवेट करते थे। कई लोगों ने हम में से पार्षदों से बात की, प्रभावी लोगों से बात की, गणमान्य लोगों से बात की कि मोहल्ला क्लासेस चलती रहे। मोहल्ला क्लासेस के लिए कहीं कोई हमने घरों में ही किसी एक को मोहल्ला क्लासेस के लिए तैयार किया। वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5, 6-6, 10-10 बच्चों को एकत्रित किया, उनको पढ़ाया। तो हम जब इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर सकते हैं तो हम क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा बदलें। हम केवल सरकारी आदेश के पालन करना है इस तक सीमित ना रहे। हमको ये देखना है कि हमारे हर एक कदम से हमारा छात्र प्रभावित होगा। अच्छा, मैंने साथियों एक बात और देखी है कि हमारा ध्यान इतना संवेदनशील होने के बाद भी हम अपने साथी शिक्षकों के प्रति बड़े असंवेदनशील हो जाते हैं। क्यों? वो देर से आया, वो जल्दी जा रहा है, फलाना आया नहीं था, टिकाना आया नहीं था, हम इतने असंवेदनशील क्यों हो जाते हैं?
हम अपने काम पर कोई केंद्रित क्यों नहीं करते? नहीं आया, मत आने दीजिए। साथी शिक्षक देर से आ रहा, जल्दी जा रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम जल्दी आ, हम अपना काम करेंगे, समय पे करेंगे। हम अपने कालखंड में अपने छात्रों से जुड़कर अपने छात्रों का भविष्य बनाएंगे। और साथियों, इसके साथ ही एक प्रयोग और मैंने किया था कि सबसे बड़ी एक समस्या आती है, हमारे जो बच्चे आते हैं हर पृष्ठभूमि से आते हैं। शहरी अंचलों में तो फिर भी कुछ स्थिति ठीक है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में हमें बहुत विपरीत परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है। और ये मेरा अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। मुझे शहरी क्षेत्र में भी पढ़ाने का अनुभव है, मुझे ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ाने का अनुभव है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या आती है स्थानीय भाषा की। स्थानीय भाषा में क्या होता है कि बच्चे स्थानीय भाषा में स्कूल में भी बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि स्थानीय भाषा खराब है, ना मैं स्थानीय भाषा के विरुद्ध हूं। मैं ये कह रही हूं कि जब हमारे बच्चों को जो पेपर देना है, जो परीक्षा देनी है, वो अभी तक स्थानीय भाषा वाला फॉर्मूला अभी लागू नहीं हुआ है। नई शिक्षा नीति में प्रावधान है, लेकिन यदि एक जो भाषा है, स्थानीय भाषा स्थान के साथ बदल जाएंगी, लेकिन जो एक खड़ी हिंदी, सामान्य खड़ी हिंदी भाषा है, वो बच्चे प्रयोग करें। मैंने देखा जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को बोला जाता है आप इंग्लिश में बोलिए, अंग्रेजी माध्यम में बोलिए, वो बच्चा बोलते बोलते इंग्लिश सीख जाता है। अब क्या होता है, जैसे मेरा ही उदाहरण मैं आपको एक बता रही हूँ कि हम बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो वो हिंदी के वो शब्द याद करने में ही कठिन लगता है उसको। जैसे अभी मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, दो उदाहरण लिए मैंने, एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्माशोषी। अब बच्चे को ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी याद करना पड़ा। उसको मैंने पूरा समझा दिया, उसको सीख दे दी, लेकिन वो शब्द उसको याद नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी स्थानीय भाषा में इस तरह के कोई शब्द नहीं है। स्थानीय भाषा में शब्दकोश उसके सीमित हैं। जब हम उसको पढ़ाते हैं हिंदी में, खड़ी हिंदी में, तो वो उस शब्द को रटना पड़ता है। तो आप लोग कोशिश करें कि जब बच्चे स्कूल में रहते हैं तो आपस में खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग करें। इससे आपको भी बच्चा सीखने की गति उसकी तेज होगी। उसके बाद मैंने एक और देखा कि मध्याह्न भोजन के दौरान, मैंने कई स्कूलों में निरीक्षण किया तो ये पाया कि मध्याह्न भोजन के समय बच्चे बड़े बेतरतीबी से खाना खाते हैं, अव्यवस्थित होके खाना खाते हैं। हम उनको एक दो बार सिखा दें कि नहीं, आप अच्छे से व्यवस्थित बैठ के आराम से खाना खाइए, बात नहीं करिए। और हम उसको लॉजिक भी बता दें कि बात क्यों नहीं करना है, क्योंकि गले में जो एपिग्लॉटिस रहता है, आप अपनी भाषा में समझा दीजिए तो आपको खाना उसमें फंस सकता है, खांसी आ सकती है, ठसका लग सकता है, बच्चा मानेगा। इसके बाद आता है कि एक और बिंदु आता है, अपनी असफलताओं और गलतियों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये बात सही है कि हम सोच लेते हैं कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। ये बात सही है, कहीं हद तक आप सही हैं, लेकिन हम शायद हमारे प्रयासों में 100% प्रयास नहीं हुए हैं, कहीं कमी रह गई है। बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसका हम पहले मनोवैज्ञानिक उसका कारण जाने, उसकी पृष्ठभूमि जाने। और अभी तो कोविड-19 में हमने बच्चों को फोन कर करके बच्चों के बारे में काफी जान लिया। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, मेरे अध्यापन काल में कई बच्चे ऐसे आए जो बहुत उदंड थे, और वो उदंड बच्चे, जब मैंने उसमें से एक आया मेरे अध्यापन काल के उसमें कि बहुत उदंड था, और जब क्लास में कोई टीचर जाता था तो वो बाहर निकल आता था। मैंने उसकी हिस्ट्री जानी, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड जाना, पारिवारिक बैकग्राउंड के बाद जाना कि वो कहीं
सताया हुआ बच्चा था परिस्थितियों का, उसकी मातृहीन बच्चा था और परिस्थितियों का बहुत सताया हुआ, तो उसमें वो आक्रोश था। उस आक्रोश को मैंने धीरे धीरे उसकी खूबी को जाना कि इसमें कुछ ना कुछ तो, कहीं ना कोई एक गुण तो होगा। उस गुण को थोड़ा सा मुझे समझने में 5-6 दिन लगा, उस गुण को। और मैं जब अपने पीरियड में जाती थी तो विषय का पढ़ाने के उपरांत वो गाना बहुत अच्छा गाता था वो बच्चा, तो मैं उसको बोलती थी, अब जैसे 40 मिनट का पीरियड है तो 35 मिनट का पढ़ा के 5 मिनट में बोलती थी, अब ये गाना गाएगा। 2-4 बार उसको शुरू में लगा कि उसका मजाक उड़ाया जाए, जैसे कि उसकी परिस्थितियां थी आसपास की। जब उसको विश्वास हो गया कि नहीं, मैडम पर मजाक नहीं उड़ा रही है वास्तव में, और उसको बहुत बदल गया, और आज वो पुलिस लाइन में है और बहुत सफल पुलिस अधिकारी है। बड़ी खुशी होती है साथियों जब अपना कोई छात्र इतना सफल हो जाता है, और जो कि गलत रास्ते पे था, गलत था, और वो सुधर के सही मार्ग पे चलने लगता है, तो वो खुशी होती है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और ऐसी खुशी हमको हमेशा मिलती रहे, ये हमको चाहिए। इसके बाद है कि पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले। पूरी जिम्मेदारी खुद पे ले मतलब ये हमसे जुड़े हुए छात्र हैं, इनका चहुमुखी विकास करना मेरा दायित्व है। कोई करे या ना करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूं या मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे से जुड़े 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। चाहे कैसे भी आदेशों का पालन ना करना पड़े, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति नहीं आए, इन बच्चों को अच्छा बनाना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। और इसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें। कोई शिक्षक आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, हमें इससे मतलब। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा या करूंगी तो छात्र क्यों नहीं प्रभावित होगा। छात्र, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र का निर्माण कर सकें, वही वास्तविक शिक्षा है, और यही शिक्षक का धर्म भी है। हमको बच्चे को ऐसा नहीं बना देना कि ज्ञान की सूचनाएं उसमें भर देना है, उसके मस्तिष्क में, कि हमने खूब सारा ज्ञान उसके मस्तिष्क में भर दिया। हमको उसको मशीन नहीं बनाना है, हमको छात्र को संवेदनशील भी बनाना है। संवेदनशील रहेगा तभी वो सकारात्मक सोचेगा। और आज के परिवेश में, आज के बदलते हुए परिवेश में हम देख रहे हैं कि अहिंसा से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हिंसा, क्रोध, गुस्सा, उन्माद बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी है। ये हमारे ही वृक्ष हैं। अहिंसा से कमी, हिंसा से नजदीकी, और उन्माद, क्रोध, गुस्सा, चाहे ये जिस जगह के हों, चाहे ये जिस जगह से उत्पन्न हुए हों, चाहे ये जिस जगह से आए हों, चाहे जिस स्थानीय क्षेत्र के हों या दूर के हों, ये कहीं ना कहीं हमारे लगाए हुए बीज हैं, जिनको हमने अच्छे से खाद पानी नहीं दिया साथियों। चाहे वो आप हो सकते हैं, चाहे वो मैं हो सकते हो, चाहे बंबई के शिक्षक हो सकते हैं, चाहे वो दिल्ली के शिक्षक हो सकते हैं, चाहे भोपाल, राजस्थान, बिहार, कहीं के भी हो सकते हैं। ये हमारे वो बीज हैं जिन पे हमने ध्यान नहीं दिया, जिनको हमने जीवन निर्माण जिनका नहीं किया, जिनके जीवन का विकास हमने नहीं किया। जैसे कि यदि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उन तक पहुंचेगी नहीं। चाहे अब पढ़ाई नहीं रुकेगी प्लेटफॉर्म से, चाहे मोहल्ला क्लासेस के माध्यम से, चाहे डिजी लैब आदि के माध्यम से हम पहुंचे, तो साथियों ये माने कि यदि ये उन्माद, ये हिंसा, ये सब हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी है।
यदि 5 नकारात्मक सोच वाले छात्रों की सकारात्मकता हम में बदल देते हैं, तो सोचिए हमने 5 नेगेटिव और 5 समूहों को हमने पॉजिटिव कर दिया है। सुना है, जैसा कहते, गुरु कुहा शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। मतलब गुरु और कुम्हार वो होते हैं जो बाहर से तो कठोर दिखते हैं। जैसे कुम्हार होते ना, कुम्हार क्या करता है, बाहर से अपने घड़े को, कुंभ को मारता है और अंदर से सहारा देता है, उसका शेप ना बिगड़ जाए। वैसे ही गुरु है, वैसे ही गुरु को होना चाहिए कि शिष्य के लिए कठोर रहे बाहर से, लेकिन उसका मनोबल टूटने ना दे, उसको सपोर्ट करता रहे, उसको मॉरली सपोर्ट करता रहे। और शिक्षक को मात्र अध्यापन से नहीं संतुष्ट होना चाहिए। चहुमुखी विकास में छात्रों का चहुमुखी विकास होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व आकर्षक बने, 4 लोगों में जाए, वो आत्मविश्वास से लैस होके जाए, आत्मविश्वास से बात करे। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाए, तब बोले हमको अमुक शिक्षक ने पढ़ाया है, मैडम हमको ये ज्ञान है, हमको अमुक शिक्षक ने पढ़ाया है, कॉन्फिडेंटली जाए। 9th हाई स्कूल वाले ये ना बोले कि माध्यमिक स्कूल से कुछ नहीं सीख कर आया, या कॉलेज वाले ये ना सीखे कि हाई स्कूल से कुछ नहीं सीखे, किस स्कूल से पढ़कर आए, ऐसा ना बोले। ये बोले किस स्कूल से पढ़कर आए। देखिए दोनों में अंतर है ना, किस स्कूल से पढ़कर आया और किस स्कूल से पढ़कर आया हो, दोनों में अंतर है ना। तो हमारा पढ़ाया हुआ छात्र जब आगे की क्लासों में जाए तो उससे पूछा जाए किस स्कूल से पढ़कर आए हो बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं। तो ये चीज हमको अब जुमला नहीं सुनना है कि हम काम नहीं करते, हम काम से बचते हैं और हम पढ़ाना नहीं चाहते। अरे हम तो पढ़ाने के लिए ही है, हम पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, हमारा तो उद्देश्य है पढ़ाना। लेकिन पढ़ाते समय ध्यान दीजिए कि शिक्षा को मात्र अध्यापन से मत जोड़िए। हमने अपना विषय खत्म कर दिया, बस हमारा विषय का पाठ्यक्रम हो गया, बस नहीं। आप बच्चे को बच्चे को हर चीज सिखाइए। हमारे पास जो बच्चे आते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के और बहुत विकट पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, उनको सिखाइए क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं। रोज साफ सफाई रखना, नित्य हाथ साफ करना, साफ कपड़े पहनना, साफ शरीर को स्वच्छ रखना, रोज प्रार्थना करना, ध्यान करना, 5 मिनट ईश्वर को धन्यवाद देना, आपस में चुगली नहीं करना, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना, आपस में साझेदारी करना, अपने आप को संवेदनशील बनाना, एक दूसरे की सुख और दुख से प्रभावित होना, एक दूसरे के दुख से सहभागी होना, दुख से दुखी होना, सहभागी होना। हमको ऐसे छात्र का निर्माण करना है। ऐसे ही शिक्षक को छात्र राष्ट्र का निर्माता नहीं किया जाता है। ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है। राष्ट्र हमारे हाथ में है, राष्ट्र का निर्माण हमारे हाथ में है साथियों। विषय का अध्यापन आपका हो चुका है, बच्चों को विषय के रिवीजन के साथ साथ अब अपन को क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी बातें संस्कार की देनी है, संस्कार डालने हैं और अपनी संस्कृति से परिचित कराना है। अपनी संस्कृति से परिचित कराएंगे, जैसे कुछ उदाहरण मैं दूंगी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि आज पर्यावरण का है। मैं बिल्कुल छोटे से उदाहरण दूंगी, पर्यावरण को, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, ये हल्ला चारों तरफ हो रहा है। हमें लोग सिखा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को लोग सिखा रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ। जिस संस्कृति में तुलसी जी को पूजा की जाती है, जिस संस्कृति में बरगद में पूजा की जाती है, जिस संस्कृति में पीपल में ब्रह्मदेव का अवतार माना जाता है, जिस संस्कृति में नीम के पेड़ को चेचक या माता निकलते समय दरवाजे पे बांधा जाता है, जिस संस्कृति में हल्दी के अनेक उपयोग होते हैं, पर्यावरण तो हम शुरू से बचा रहे हैं।
नदियों को हम माता का दर्जा देते हैं। नदी को हम, हमारी नर्मदा मैया है, हम नर्मदा जी को मैया कहते हैं, गंगा जी को माता कहते हैं। तो पर्यावरण का ज्ञान तो हमको सदियों से रहा है, पर्यावरण संरक्षण तो हम सदियों से करते आए हैं। अब हमको बाहर के लोग, दूसरे लोग क्यों शिक्षा दे रहे हैं? हमारे एक उदाहरण दूंगी, हमारे जो देवता हैं शंकर जी हैं, वो साक्षात पर्यावरण संरक्षण के उदाहरण। कैसे हैं? आप देखिए, उनकी जटाओं में गंगा जी बहरी, मतलब जल संरक्षण। उनके गले में नाग है, मतलब वन्य वन्य प्राणी संरक्षण। वो मृग छाल पहनते हैं या शेर की छाल पहनते हैं, मतलब सिंह संरक्षण। हमारे यहाँ देवी देवता में सबकी सवारियां वन्य प्राणियों से। तो वही बात है कि हम ये सब जानते हैं। हमारे यहाँ ध्यान और योग पहले से था, सूर्य नमस्कार हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। हम वेद पुराण उपनिषद पढ़ के देखें तो हमको ये ज्ञान मिलेगा। ये सब चीजें तो हमारे संस्कृति में बसी हुई हैं। वही शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, ये तो हमारी संस्कृति है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ये तो हमारी संस्कृति है। गुरु बिन ज्ञान नहीं को हम सार्थक क्यों नहीं करें? आज ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है और इस परिदृश्य में हमको आवश्यक है अपने व्यक्तित्व को बदलने की, अपने व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाने की, अपने में अपने को तराशने की, ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस में भी उतने ही फिट हो जाएं जितने हम ऑफलाइन क्लासेस में थे। या ऑफलाइन क्लासेस की जो कमियां थी, जो कमजोरियां थी, जो असफलताएं थी, उनको तो दूर करें ही, हम ऑनलाइन क्लासेस में भी कि बच्चा हमको बरबस सुने, बच्चा सुने कि आज मैडम की क्लास है, आज सर की क्लास है, ये विषय तो हम सुनेंगे। मैंने अभी जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तो मैंने सबसे पहले किया था कि छात्रों की माताओं से मैंने सबसे पहले काउंसलिंग शुरू की थी, और विशेषकर छात्राओं की माताओं से। जैसा कि आप सब जानते, ग्रामीण अंचलों में छात्राओं की शिक्षा पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, उनको घर के कामों में लगा दिया जाता है। मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने के पहले सभी की माताओं से मैं रोज 10-10 मिनट बात करती थी, और मेरा अनुभव ये रहा है कि उस काउंसलिंग से मुझे इतना इतना अच्छे रिजल्ट्स मिले उस काउंसलिंग से कि यदि बच्ची नहीं पढ़ती है या बच्चा नहीं पढ़ता है तो मदर के फोन आ जाते हैं कि मैडम जी इसने 3 दिन से किताब नहीं उठाई है, मैडम जी हमने घर के काम कम कर दिए तब भी ये नहीं पढ़ रहा या नहीं पढ़, मैडम जी इसको आके आप तो अपने घर ले जाइए, वहीं रखिएगा, वहीं पढ़ाइएगा। मतलब जो अभिभावक बिल्कुल अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं थे वो भी अलर्ट हो गए। उनको पढ़ाई इसलिए नहीं करना कि हमको नौकरी करना है, पढ़ाई इसलिए करना है, शिक्षा इसलिए जरूरी है, हमको व्यक्तित्व बनाना है। हम जब किसी से बात करें तो कोई ये बोले कि हाँ इनसे बात की, हमारी बात कोई सुने ध्यान से, हमारे शब्द कोई सुने, हमारी बातों पर ध्यान दे और गौर फरमाए, और छात्र करते हैं। अभी मैं जिन स्कूल में पढ़ा रही हूँ वहां के बच्चे 9वीं में बहुत उद्यमी, 1-2 टीचर्स को तो रुला के भेजा है क्लास में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने ऐसे ही कह दिया कि मैं, अब तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो मैं जा रही हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हीं बच्चों में से 8-10 बच्चे रोने लगे। मैंने कहा क्यों? ये परसों नर्सों की बात है, नहीं तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं और तुम लोग को डांटने वाली है सबसे मैडम, चली जाएंगी। बोले नहीं मैडम आप डांटती हैं तो हमारे भलाई के लिए डांटती हैं, और आप डांटती नहीं है, आपकी डांट पे प्यार छिपा रहता है। वो बच्चा समझ रहा है कि मेरे डांटने में प्यार छुपा है। मैं उसको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये शिक्षक या ये मैडम या ये सर हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, इनका कहना मानना चाहिए,
उस दिन मानिए वो आपकी हर बात मानेगा। और आपको फक्र होगा जब आपकी क्लास में बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे सुसंस्कारी ढंग से बैठे हुए हर चीज में एटिकेट्स दिखाएंगे, तो आपको गर्व होगा कि आपकी क्लास के बच्चे कितने अच्छे अनुशासित रहेंगे। तो आप ये काम करिए साथियों। और मैं फिर बोलूंगी कि जागिए, उठिए और करिए, और तब तक करते रहिए जब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए। और हमारा उद्देश्य पूर्ण कभी नहीं होगा। अब आप कहेंगे मैडम ये कैसे बात कर रही हैं? हमारा उद्देश्य इसलिए पूर्ण नहीं होगा कि हमारा ये उद्देश्य निरंतर चलता रहेगा। क्यों? आज एक पीढ़ी आई है, कल दूसरे बच्चे आएंगे, परसों तीस, लगातार हमको सतत ये काम करना है। ये मत सोचिए साथियों कि रिटायरमेंट के बाद हम बैठ जाएंगे, बस इतने साल की तो नौकरी बची है या इतने साल तो करना ही है काम। बिल्कुल नहीं सोचिए। ये सोचिए कि हम नौकरी कर ही नहीं रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। चाहे रिटायरमेंट हो चाहे ना हो, हमको ये काम करना है। हम बच्चों से जुड़े रहेंगे। ये आपको जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता रहेगा और अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता रहेगा। इसलिए साथियों फिर से जोश भरिए अपने आप में, जागिए अपने सकारात्मक रुख के साथ। और बार बार मैं कहूंगी इस जुमले को हटाइए कि शिक्षक काम नहीं करना चाहते, शिक्षक मक्कार हैं या शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते। साथियों आज एक वादा लीजिए कि अब कभी भी निरीक्षण हो तो हमारी पॉजिटिविटी आए, हमारी सकारात्मकता आए, और हमारा ये जो डाला गए आरोप है ये हम उतार फेंकेंगे, हम प्रमाणित कर देंगे। जब हम हैं, हम संवेदनशील हैं, हम उदार हैं, तो हम इसको क्यों प्रमाणित ना करें? क्यों हम अपने ऊपर ये झूठे आरोप सहें? बस थोड़ी सी शक्ति का संचार कर लीजिए। सबके घर में सबकी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, अच्छी बुरी होती हैं, एक आध दिन चल सकता है, लेकिन साथियों वादा करिए कि हम बच्चों से दिल से जुड़ेंगे, अपने छात्रों से। ये छात्र वो हैं जो बहुत दूर दूर से, ग्रामीण अंचलों में तो साधन नहीं होने के बाद बच्चा आता है और एक पीरियड यदि हमने नहीं दिया उसको, तो ये लगता है कि वो बच्चा कितनी दूर से किन परिस्थितियों से आया है हम जान नहीं सकते। जब हमारा खुद का बच्चा एक किसी स्कूल में जाता है और दिन भर बोलता है आज तो पढ़ाई नहीं हुई, अपन को कितना गुस्सा आता है, कितना बुरा लगता है, ये टाइम वेस्ट हो गया। तो वो बच्चा जो हमारे लिए आता है, हमसे कुछ सीखने आ रहा है, विषय सही, अन्य दर्शन, जीवन की हर चीजें उसको छोटे छोटे उदाहरणों से समझाइए। और मैं तो ये कह रही हूं कि बड़े बड़े व्यक्तित्व आवश्यक नहीं है बताना, हमारे जीवन में ही छोटे छोटे व्यक्तित्व होते हैं जिनसे हम प्रेरित हो सकते हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। बच्चा हमारे पास बहुत आशा लेकर आता है। किन किन साधनों से, कई बार तो ग्रामीण अंचलों के बच्चे कितनी दूर से पैदल आते हैं और कितनी दूर से, और अभी तो कोविड-19 में पूरे साधन भी नहीं चल रहे थे, कैसे बच्चे आ रहे हैं, कैसे हम तक पहुंचते हैं। और ये बच्चे यदि हमने आज एक दिन, एक घंटा, आधे घंटे, जितने का भी आपका कालखंड रहता उतने एक दिन नहीं पढ़ाया, उस बच्चे का एक दिन बर्बाद हो गया। ये सोचिए कि हमारे बच्चे के साथ यदि ऐसा हो तो हमको कितनी गुस्सा है। तो उस बच्चे का, वो बच्चा यदि एक दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन वो निश्चित नहीं आएगा कि कल कुछ नहीं हुआ था, या उसके घर के लोग बोल देंगे कि जाओ खेत जाओ, मजदूरी जाओ, या दूसरे काम करने जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो रही। तो ये सब संवेदना। और दूसरी बात साथियों, फिर जागिए, फिर जागिए, फिर जागिए। अंत में मैं ये कहूंगी कि आप लोगों की अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, कि प्लेटफॉर्म में विषयों का समापन हो चुका है, पाठ्यक्रम हो चुका है और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इस तरह की परिचर्चाएं लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद प्रमोद श्रीवास्तव भाई को, और धन्यवाद अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के प्लेटफॉर्म को। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम अपनी विषय विशेषज्ञ माननीय अर्चना अयाची मैम से बहुत ही सार्थक चर्चा के दौर में थे
और आज हमने छात्रों के चहुमुखी विकास में शिक्षक के व्यक्तित्व की भूमिका कैसी हो सकती है, इसमें मैम के बहुत ही सार्थक अनुभव जाने, तो बारी है कृतज्ञता ज्ञापित करने की। और मैं प्रमोद श्रीवास्तव पुनः समस्त शैक्षिक जगत की तरफ से माननीय अर्चना अयाची मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने सार्थक अनुभव हमें दिए, और निश्चित तौर पर ये अनुभव जो है वो हमें बदलने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। पुनः मैम बहुत बहुत आभार, आपको नमस्कार।